ओके, एटम की जब आप बच्चों डेफिनेशन करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है, इसके अंदर हम एटम की डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। एटम को कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो ओ लेवल से हम करते आ रहे हैं। क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which can independently exist and all that, right? Short form में लिखते हैं, the smallest particle of matter is known as atom. ये बहुत पुरानी बात है, अराउंड 1800 के 1801 में एक साइंटिस्ट ने की थी, जॉन डाल्टन उसका नाम था। फिर ये बात हम काफी अर्सा मानते रहे। हिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूँ। 1885 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिर रिसर्च हुई तो पता चला कि इट्स नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज अ होल। एटम हैज 3 subatomic particles. 3 subatomic particles. 3 subatomic particles. और वो सबएटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? वो सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर कौन कौन से? ये 1885 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये यहाँ पे है इंग्लैंड में, तो वहां पे ये रिसर्च हुई। तो उन्होंने कहा जी कि 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं? देखिए जरा, प्रोटॉन्स, electrons and neutrons, right? These are 3 subatomic particles: protons, electrons and neutrons. And if you look at their relative charges, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों? +1, इलेक्ट्रॉन -1, और न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता है? 0। कीप इन माइंड ये रिलेटिव चार्जेस हैं। वैसे अगर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज देखें तो 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 कूलम है, राइट? सो 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 कूलम है। सो लेकिन इलेक्ट्रॉन का यही चार्ज है बट विद नेगेटिव, और प्रोटॉन का यही चार्ज है बट विद पॉजिटिव, राइट? सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो सेम है, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो ये जो 1 1 हम लिखते हैं ना, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का चार्ज सेम है, बट एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव है। बट ओरिजिनल चार्ज मैंने वहां लिख दिया, इसलिए हम यहाँ ओरिजिनल नहीं लिखते, हम सिर्फ रिलेटिव चार्जेस बताते हैं कि दोनों के चार्जेस सेम है बट ऑपोजिट है, राइट? नेक्स्ट, mass, relative masses of these subatomic particles. आप कहते हैं जी इनके जो relative masses आए हैं these subatomic particles के, वो क्या है? वो देखिए, प्रोटॉन का जो mass है वो 1 है, और न्यूट्रॉन का भी mass क्या है? 1 है। और इसका इलेक्ट्रॉन का कितना है? 1/1840, राइट? सो एक प्रोटॉन का mass, इसका क्या मतलब है 1/1840? यस, वैसे मैं अगर आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 टाइम्स 10 टू द पावर -31 kg होता है। इतना कम मास है, ये ओरिजिनल मास आपको बताया है, -31 kg। आप समझते हैं? यानी 0.30 दफा 0 लगाने और फिर 911, ओके? बट कितना कम है कि हम कहते हैं जी हम ओरिजिनल मास नहीं ले रहे, हम रिलेटिव ले रहे हैं। रिलेटिव का मतलब यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, और इलेक्ट्रॉन उनसे 1840 टाइम्स लेस होता है। यानी अगर आप 1840 इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ रखते हैं और एक प्रोटॉन एक तरफ रखते हैं तो दोनों का मास बराबर हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1/1840, राइट? सो इसको मोस्टली हम जब एटम का स्ट्रक्चर और बाकी प्रॉपर्टीज करते हैं तो हम इसको भी इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास नेग्लिजिबल है, ठीक है? अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हम कहते हैं एटम का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन से 2 पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनको मासलेस ले लेते हैं, ओके? दैट दे हैव सो लेस मास, ओके? So these are the 3 subatomic particles. 1885 में हमें ये पता चला। और कैसे पता चला था? बेसिकली these subatomic particles को पास किया हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड से। Here are the subatomic particles. अब ये जो subatomic particles हैं इनको हमने पास किया एक इलेक्ट्रिक फील्ड से।
ठीक है। तो हमने देखा ये कि तीनों में से एक पार्टिकल्स कुछ ऐसे थे जो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। यस, तो हमने उनका नाम रख दिया न्यूट्रॉन्स, या उनको कहा न्यूट्रॉन्स। कुछ ऐसे थे जो कि डिफ्लेक्ट हो गए टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड है, जो नेगेटिव साइड पे डिफ्लेक्ट हो गए। जो नेगेटिव साइड पे डिफ्लेक्ट हुए, यस, दे आर नोन एज प्रोटॉन्स। ये यस वही बताने लगा हूं, ये द प्रोटॉन्स है। और कुछ ऐसे थे जो कि किस तरफ डिफ्लेक्ट हुए, पॉजिटिव, तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इनका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और प्लेस ऑफ डिफ्लेक्शन दोनों मैटर करते हैं। आप देख रहे हैं इस एंगल को, बच्चों देखिए, ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी ज्यादा है और पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन में भी फर्क है। कौन पहले डिफ्लेक्ट हो रहा है, देखें। यस, सो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट क्वाइट अर्लियर। मैं बाद में इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे भी बात करूंगा, अभी सिर्फ हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाह रहा हूं कि इस तरीके से हमें इनके पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन का पता चला कि न्यूट्रॉन्स अनडिफ्लेक्टेड है, प्रोटॉन्स उधर डिफ्लेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर डिफ्लेक्ट होते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ, बट एट दिस मोमेंट अगर हिस्ट्री में हम जाते हैं तो वी हैव नो आइडिया हाउ द एटम्स लुक लाइक, कि एटम्स नजर कैसे आते हैं, वो हमें नहीं पता था। हमें कब पता चला, फिर 1911 में अगेन द सेम प्लेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, they did another experiment. रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उसने जो उसकी डिडक्शंस दी, उस गोल्ड फॉइल लेके उसके ऊपर कंडक्ट किया, उसकी जो डिडक्शन की वो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं कि उसने ये कहा कि एटम्स आर, छोटा सा हेडिंग दे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो उसने एक लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर फेंका और उसकी जितनी भी उसकी डिफ्लेक्शंस एंड बाउंस बैक एंड ऑल दैट, उसके रिजल्ट में जो उसकी कंक्लूजन्स थी वो क्या थी। उसकी कंक्लूजन्स ये थे कि जो एटम है इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। एक एटम क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, यानी गोल होता है, राइट। एटम कोई भी होगा, ऑल 118 एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, दे ऑल आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, राइट। द सेंटर ऑफ एन एटम consist of protons and neutrons. Every atom, the center consists of protons and neutrons. Protons and neutrons, right? And जहां proton and neutron होते हैं, the area known as, yes, area known as nucleus. Atom is spherically symmetrical. The center of an atom consists of protons and neutrons, area known as nucleus, or the electrons revolve around the nucleus. ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की डिडक्शंस हैं। वो सारा वो क्योंकि पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने तो वैसे यहां तक कहा था, फिर बाद में एक और साइंटिस्ट आया, नील बोहर, उसने फिर इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की, क्योंकि ये वाला मॉडल साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। लेकिन फिर उसने, नील बोहर ने जब उसमें एडिशन की तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम on a fixed path, on a fixed path known as orbit or quantum shell, or sometimes we call it energy level. ये डिफरेंस था बच्चों कि वो एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड क्वांटम शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये रदरफोर्ड ने नहीं कहा था, ये बाद में नील बोर ने इसमें एडिशन की, राइट। तो ये एटम का स्ट्रक्चर आया, तो दिस इज हाउ दे लुक लाइक। तो फिर अगर इसको
हम इमेजिन करें या प्रिडिक्ट करें तो इट लुक्स लाइक दिस। ये देखो बच्चों कि ये सेंटर में प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, और फिर इसके अराउंड around this proton and neutron, here is the first orbit where the electrons are revolving, the second orbit where the electrons are revolving, the third quantum shell where the electrons are revolving, then fourth, and so on and so forth, right? So this is how an atom looks like. Here it is. ये है बच्चों एक एटम जो दिखता है। अब इनको these are known as, now we call them quantum shells। क्या बोलेंगे हम इनको? Quantum shells, right? Or energy levels, right? And these quantum shells, तो लिखिए जरा, these quantum shells assigned a number known as principal quantum number n. These are known as principal quantum number n. Now these shells, जो पहले ओ लेवल में आपने पढ़ा था, पहले शेल को के एल एम इस तरह बोलते हैं, अब हम कहते हैं नहीं, उनको एक नंबर असाइन किया है। फर्स्ट शेल को नंबर 1 होगा और उस नंबर को अब आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो अब आप इनको एक नंबर असाइन करेंगे, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये सेकंड शेल है, n इज इक्वल टू 2, ये थर्ड शेल है, n इज इक्वल टू 3, और ये फोर्थ शेल है, n इज इक्वल टू 4। सो दिस इज हाउ एन एटम लुक्स लाइक। The atom has a center where the protons and neutrons are lying, and then around the nucleus there's a fixed path where the electrons are revolving, and these paths are known as quantum shells. And the first quantum shell has been assigned a principal quantum number n, small n, 1, and then n is equal to 2 means second quantum shell, n is equal to 3 means third, fourth, and fifth, and so on and so forth, right? Now the electrons are revolving around in these quantum shells or in these energy levels, right? अब इसको जरा जूम इन करके देखते हैं। आप कहते हैं अच्छा अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से दे आर एट दिस लेवल, सेकंड शेल में लेट्स से 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों जब एक साइंटिस्ट एक दफा he was looking at the jumping of electrons from a shell, from a quantum shell, तो उससे पहले हम ये सोचते थे कि एक एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एक शेल में जो होते हैं, दे आर एट द सेम एनर्जी लेवल। यानी एक क्वांटम शेल को हम सोचते थे कि दिस इज अ वन एनर्जी लेवल, राइट? फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इसको एनर्जी के साथ अगर बनाऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम इससे पहले ये सोचते थे, ये देखो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये न्यूक्लियस है, ओके, दिस इज द न्यूक्लियस। उसके बाद इधर देखो बच्चों, ये जो है ये n इज इक्वल टू 1 है। कौन सा शेल है ये? फर्स्ट। इसके बाद ये कौन सा शेल है? ये देखिए n इज इक्वल टू 2। तो अब एनर्जी वाइज अगर देखते हैं तो फर्स्ट शेल की एनर्जी कम है देन द सेकंड शेल। जो जो आप ऊपर जाते रहते हैं तो एनर्जी क्या होती जा रही है? ज्यादा। इट इज जस्ट लाइक व्हाट, आप एक मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन कह रहा हूं, यू थिंक एन एटम like a building, जैसे सेंटोरस है। We are standing outside the Centaurus. We see a huge tower in front of us. The ground floor of the Centaurus is the nucleus का level. Then हमें नजर आता है पहला फ्लोर, वो फर्स्ट शेल है। फिर कौन सा नजर आता है? दूसरा, सेकंड, फिर तीसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। So from now here on, एनर्जी के परसीव करने के लिए हम एटम को कैसे परसीव करेंगे? एक बिल्डिंग की तरह, एक टावर की तरह। तो जितना आप ऊपर जाते जा रहे हैं
Electrons in the higher shells have more potential energy, in other words, have more energy as compared to the ones that are underneath or in the lower shells, right? So पहला तो concept energy wise आपने atom को इस तरह देखना है. अब इसको मैं थोड़ा और zoom in करता हूं. तो फिर सोचा ये गया कि अच्छा ये जो second shell है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेकंड शेल में? आपको पता होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो साइंटिस्ट सोच रहे थे कि सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैं सेंटोरस के बाहर खड़ा हूं, मैंने कहा अच्छा ग्राउंड फ्लोर पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है. सेकंड फ्लोर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8. तो सारे सिर्फ सेकंड फ्लोर पे ही हैं, तो आप कहते हैं उनकी एनर्जी फर्स्ट फ्लोर वालों से ज्यादा है, बट दे ऑल आर एट द सेम लेवल ऑफ एनर्जी. दिस इज व्हाट वी वर थिंकिंग. लेकिन जब उन इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी किया, they were jumping down, coming from second floor to the first floor, we observed that there is a change in the energy, a very slight change, but there was a change. All 8 electrons were not at the same level of energy. तो फिर हमें ये पता चला कि एक्चुअली में ऐसा होता है, इधर देखो, कि जो सेकंड फ्लोर है, सेकंड शेल है, वो यहां से शुरू होता है. इधर देखें, और यहां पे खत्म होता है. अब ये मैंने जूम इन करके आपको सेकंड शेल का एरिया बताया. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इधर हैं और 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इधर है. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इन द सेकंड शेल. ये देखो, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट व्हेन वी zoomed in and we saw that 2 electrons are actually at lower level and 6 electrons are at slightly higher level. यानी हमें ये पता चला कि एक सब शेल, एक क्वांटम शेल के अंदर भी further subdivision of energy, right? They are known as sub levels of energy, right? And these sub levels of energy are known as subshells, right? इन्हें subshells बुलाते हैं. Okay? So ये कैसे पता चलेगा कि किस में कितने subshells हैं, right? आप कहते हैं जी फर्स्ट फ्लोर में, तो हमें पता चला कि जी, अब सबशेल को आप फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन रूम की तरह समझें. कि पहले हम ओ लेवल तक सोचते थे कि एटम एक बिल्डिंग की तरह है जिसके फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर. अब हमें पता चला कि नहीं, उन फ्लोर के अंदर रूम्स भी हैं. फर्स्ट फ्लोर पे एक ही रूम है, सेकंड फ्लोर पे कितने रूम्स हैं? 2. इसी तरह जब हमने थर्ड देखा, लुक एट द थर्ड, लेट्स से थर्ड का ये लेवल है, यहां से शुरू होता है और यहां तक जाता है. तो हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे. तो थर्ड शेल में कितने सब लेवल्स हो गए? 3. तो उसके कितने सब शेल्स हो गए? 3. इसी तरह जब हमने फोर्थ को जूम इन किया, तो हमें पता चला कि जो फोर्थ है उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, कुछ हियर और कुछ हियर. कितने सब लेवल्स हो गए? तो आप कहते हैं उसके 4 सब शेल्स हो गए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हमने ये देखा कि एक शेल तो एक राउंड सा सर्कल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, बट व्हेन वी zoomed in we saw that the electrons living in one shell has further sub levels of energy known as subshell. और for the sake of analogy we can think of कि एक एटम अगर एक बिल्डिंग की तरह है, तो उसके क्वांटम शेल्स, उसके फ्लोर्स हैं, और हर फ्लोर पे आगे रूम्स है. पहले फ्लोर पे एक ही रूम है, दूसरे फ्लोर पे कितने रूम्स हैं? 2. एक 2s थोड़ा नीचे है, 2 जैसे ये मेरा और आपका डिफरेंस है. आप थोड़ा नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठा हूं. अगर हम सेकंड फ्लोर पे हैं तो ऐसा तो नहीं है मैं फ्लोर चेंज कर लिया, सिर्फ मेरी जो चेयर है स्लाइटली एट हायर लेवल ऑफ एनर्जी. फ्लोर तो यही रहेगा, इतना ही फर्क होता है उनमें. थर्ड में कितने हैं? 3. फोर्थ में कितने हैं? 4. तो आप कहते हैं इसी सीक्वेंस पे जाएं तो ऐसा लगता है कि फिफ्थ में 5 सब लेवल्स होंगे. ऐसा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल्स क्या हो सकते हैं? 4. क्यों 4 हो सकते हैं? आप कह रहे हैं जी इसके बाद तो देखिए ना, यहाँ आगे कौन सा शेल शुरू हो गया? अगला शेल शुरू हो गया ना. तो आप कहते हैं जी शेल एक रिस्ट्रिक्टेड जगह है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा 4 हिस्सों में ही डिवाइड कर सकते हैं, राइट? सो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ क्वांटम शेल इज ऑलवेज व्हाट? 4. तो अगर मैं इसको रिपीट करूं, मैं लिखवाता हूं, ये पहले सुन लीजिए. अगर मैं इसको रिपीट करूं तो every quantum shell has a subshell. फर्स्ट क्वांटम शेल का एक ही सबशेल है, सेकंड के कितने हैं? 2. थर्ड के कितने हैं? 3.
फोर्थ के कितने हैं 4, फिर फिफ्थ के कितने हैं 4, सिक्स के 4, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल्स क्या हो सकते हैं 4 हो सकते हैं, राइट। देन द साइंटिस्ट थॉट अबाउट, जैसे इनको तो नंबर लगा दिया क्वांटम शेल 1 को, आपने कहा जी फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, अब उन रूम्स को भी तो कुछ असाइन करना था। उन्होंने काफी सोचा कि कोई सीक्वेंस बन जाए, कोई सीक्वेंस ना बना, तो फिर उन्होंने रैंडमली 4 लेटर्स ले लिए इंग्लिश के, जिनको यूज करके इनका नाम दे दिया। उन्होंने कहा 4 सब शेल्स हो सकते हैं एक एटम में, तो एक को उन्होंने कहा एस पी डी एफ। इट वाज ऑल रैंडम। उन दिनों में ना एक्चुअली ये जो आइंस्टाइन का दौर था, उस वक्त एटम के इसके ऊपर काम हो रहा था, क्वांटम के ऊपर, कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है या एक वेव है। तो 4 वर्ड्स बहुत यूज हो रहे थे, शार्प, पैराबोलिक, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। तो उन्होंने बस इन 4 यूज होने वाले, फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले वर्ड्स के पहले पहले लेटर्स ले लिए, राइट। ये आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आपको समझ आए कि एसपीडीएफ क्यों कहते हैं, राइट। यानी क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर इज नो सीक्वेंस इन दिस इज एब्सोल्युटली रैंडम। ओके, एसपीडीएफ, ये 4 फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स के पहले पहले लेटर्स लेके उन्होंने दे दिया, राइट। तो पहले यहां तक का हिस्सा मैं लिखवाता हूं, फिर हम अगले इसकी मजीद बात करते हैं कि हाउ दे आर फर्दर। तो लिखिए जरा, हेडिंग पे सब शेल्स, हेडिंग दे बच्चों सब शेल्स। A quantum shell divided into sub levels of energy known as a quantum shell divided into sub levels of energy known as subshells. और total number of subshells कितने? There are 4 subshells known as S, P, and F. क्या हर शेल में 4 होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इसका ब्रेक डाउन देखें तो देखिए बच्चों, एक छोटा सा टेबल बनाता हूं जिसमें आपने यहां लिखना है क्वांटम शेल्स, यहां लिखना है सब शेल्स, यहां उनके नाम लिख देने हैं। जैसे देखें, n इज इक्वल टू 1 मीन कौन से क्वांटम शेल की बात हो रही है? फर्स्ट की। तो उसमें सब शेल्स भी कितने होंगे? एक। और वो, और सीक्वेंस भी यही रहेगा, अगर किसी में एक सब शेल है तो वो s होगा। ओके, लेकिन इसी तरह अगर आप सेकंड शेल में जाएं, 2 सब शेल्स होंगे, एक s होगा और एक p होगा। तो अब आप कह रहे हैं ये तो फिर एक कंफ्यूजन आ गई है कि एस सब शेल तो पहले शेल में भी है और एस सब शेल, ये तो इस तरह के रूम्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी एस रूम है और सेकंड फ्लोर पे भी एस रूम है। होटल में भी तो ऐसे ही होता है, आप कहते हैं फिर उसके पीछे फ्लोर नंबर लगा देते हैं, राइट, टू डिस्टिंग्विश कि किस एस की बात हो रही है। ये बैक साइड पे यानी कोफिशिएंट पे फ्लोर नंबर लगा देते हैं, यहां कोफिशिएंट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगा देते हैं। तो इसको बोलेंगे 1s, और इसको क्या बोलेंगे? 2s एंड 2p। इसको क्या बोलेंगे थर्ड को? यस, देर आर 3s, 3p एंड 3d। इसके 3 है ना। नेक्स्ट के कितने? n इज इक्वल टू 4। कितने सब शेल्स हैं? 4। 4s, 4p, 4d एंड 4f। ओके, n इज इक्वल टू 5। इसमें कितने हैं? 4। उनका भी नाम क्या होगा? 5s, 5p, 5d, 5f। इसी तरह अगर 6 शेल है किसी एटम का, तो उसके कितने सब शेल्स होंगे?
वो भी 4, क्या नाम होगा उसका? 6p, 6d and 6f and so on and so forth, right? So this is how we look at these shells and quantum shells. फिर मैं कह रहा हूं for the sake of analogy, आपने क्या याद रखना है कि जो shells होते हैं वो किसी भी एटम के क्वांटम शेल्स, वो एक एनर्जी लेवल होता है, फिर उसके अंदर सब शेल्स होते हैं लाइक अ रूम, ओके, एंड सेकंड शेल हैज ओनली 2 सब शेल्स, थर्ड शेल हैज 3, fourth shell has 4, fifth and rest all of them have 4 subshells. Every time the subshells are named SPDF, but the principal quantum number written in the coefficient distinguish between them कि किस shell की बात हो रही है. Okay? Okay, अब आ जाते हैं इसके ऊपर. So इसका मतलब है, now coming back to this diagram, अब आपने कहा जी कि ये जो आप कह रहे थे कि हर एटम के सब शेल्स होते हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, अगर पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो किस सब शेल में होंगे? एक ही सब शेल है उसका 1s, तो एक ही कमरा है 1s, तो वहां चले जाएंगे. दूसरे में अगर आप कह रहे थे कि 2 नीचे हैं और 6 ऊपर है, तो इसका मतलब है ये किस में होंगे? 2 सब शेल्स हैं, 2s एंड 2p. ऐसा ही है. फिर आप कह रहे थे कि इसके 3 है, 3s, 3p और 3d, right? So if we look at the electron distribution, तो आप कहते हैं कि पहले तो आप कहते थे कि अच्छा ठीक है जी, आप फर्स्ट फ्लोर पे 2 इलेक्ट्रॉन भेज दें, सेकंड फ्लोर पे 8 भेज दें, क्योंकि हमें रूम्स का नहीं पता था. अब हमें पता है कि सेकंड फ्लोर पे 2 रूम्स हैं, तो हमें डायरेक्ट करना होगा कि उन 8 में से हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैज टू गो टू 2s रूम and how many electrons has to go to the other room which is a slightly bigger 2p6, राइट? आप कहते हैं इसका कोई रूल्स है जो आप फॉलो कर रहे हैं कि एस में 2 जाएंगे, पी में 6 जाएंगे, क्या कोई सीक्वेंस है जो आप फॉलो कर रहे हैं? हम कहते हैं यस, इनमें इलेक्ट्रॉन सब शेल्स में रखने का एक प्रॉपर सीक्वेंस है जो अप टू द कैपेसिटी एक तो फिल करना होता है उनको, कि जिसकी जितनी सब शेल की कैपेसिटी है, जैसे एस की 2 है, पी की 6 है, डी की 10 है, एफ की 14 है. दूसरा, द इंपॉर्टेंट पॉइंट, you have to fill the electrons in the orbit, in the subshells with the increasing order of energy. आप कह रहे हैं ये तो कोई सेंस, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से ही है. हम कहते हैं ऐसा नहीं है, इनकी एनर्जी मिक्सअप भी हो जाती है, राइट? वो मैं अभी उस पर बात करता हूँ, पहले आप इतना लिख लीजिए, हेडिंग दें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल्स ऑफ एन एटम. Electronic configuration or arrangement of electrons in subshell of an atom. There are some rules to follow. देखिए जरा, there are some rules to follow. क्या rules होते हैं? Number 1, electrons are filled with increasing order of energy of subshells. और दूसरा, the capacity of subshells is number 1, S is equal to 2 electrons, P is equal to 6 electrons, D is equal to 10 electrons, F is equal to 14 electrons. This is how the electrons are filled. कि जब भी फिल करना है, जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले भरना है, और भरना अप टू कैपेसिटी है.
एस जो भी होगा, चाहे वो 1s हो, पहले शेल का एस हो, पहली मंजिल का, दूसरी मंजिल का, तीसरी मंजिल का, इलेक्ट्रॉन 2 ही रखते हैं। बी में 6 ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं, डी में 10 और एफ में 14। और इलेक्ट्रॉन रखते हुए हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉलो करते, हर एक का। जैसे 2s कम एनर्जी लेवल पे है, देखें अभी मैं वो एनर्जी लेवल पे आने ही वाला था, आज की क्लास में हम नहीं आ रहे, लेकिन ये देखो एनर्जी लेवल जैसे 2s का नीचे है और 2p का थोड़ा सा हायर है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन रखने जाएंगे, यू आर सपोज टू फिल द इलेक्ट्रॉन विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। You cannot fill the electrons in 2p until you have not completely, word क्या है, completely filled the 2s, right? So this is up to the capacity you have to fill, and you have to fill with an increasing order of energy. So इसका मतलब है, हमें one last बात करूं फिर questions लेता हूं। इसका मतलब है we have to determine the increasing order of we have to determine the energy order of the subshells। हम कहते हैं yes। So first we have to look into the energy order of the subshells, then we'll see कि क्या difference है, right? We'll continue this। यहाँ पे आज रुक जाते हैं। It is to be continued in the next class, in which we'll determine the energy order of subshells, and then we'll fill the electrons in them, right? That's all from my side. If you have any question, please go ahead. Otherwise, we are done for today.